हेलो, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आज आप लोगों को क्लास 12 का बोर्ड के पैटर्न पर अच्छी तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी बेस सारा टॉपिक एनसीईआरटी बेस आप लोगों को बताएंगे। अभी तक आप लोग अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हम एनसीईआरटी बुक से एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और समझें, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आज मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का पहला चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर से काफ़ी अच्छे नंबर में सवाल पूछे जाते हैं और इससे शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव के सवाल आते हैं। इसलिए इसे आप लोग ध्यान से पढ़ें और याद करें। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन, जीवों में प्रजनन। तो ये आज का टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन। तो हम पहले इसको जानना चाहेंगे कि कोई भी जीव में कैसे रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, किस टाइप की होती है। इसे जानने से पहले हम देख लें इसका लाइफ स्पेन, जीवन काल। कोई भी जीव अपना जीवन काल कैसे पूर्ण करता है, तो हम देखें इसमें जन्म से मृत्यु तक के अवधि को, ये जो जन्म से मृत्यु तक का अवधि होता है उसी को बोलते हैं जीवन काल बोलेंगे या जीवन अवधि बोलेंगे, जीवन काल या जीवन अवधि बोलेंगे। सभी जीवों का जीवन काल एक समान नहीं होता है। किसी का कुछ दिन होता है तो किसी का कुछ वर्ष और कई वर्षों तक होता है। जैसे देखा जाए मे फलाए, इसका एक दिन होता है। जबकि टर्टोइज, ये जो कछुआ है, इसका 150 वर्ष होता है। इसी तरह देखा जाए पौधे में सीकेडा, ये एनिमल है, एनिमल में प्लांट में सीकेडा एक दिन। उसी जगह देखिए पीपल 2000 से 3000 वर्ष होता है। तो पता चल रहा है कि जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखा जाए एक बात और देखिए कि किसी भी जीवों का जीवन काल उसके शारीरिक संरचना और आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। किसी भी जीवों का जो जीवन काल है उसकी जो शारीरिक संरचना और उसके आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे देखा जाए, जैसे देखिए कौवा, इसका जीवन काल 15 वर्ष होता है। जबकि तोता इसका 140 वर्ष होता है। बहुत अंतर, जबकि देखने में दोनों एक जैसा लगता है लेकिन जीवन काल अलग अलग है। उसी तरह देखिए पौधे में आम का जो पेड़ होता है, आम का पेड़, इसका जीवन काल 100 से लेकर 150 वर्ष होता है, 50 होता है। जबकि पीपल का हम देखते हैं, पीपल का पेड़ जो होता है, पीपल का पेड़ इसका जीवन काल
2000 से 3000 वर्ष होता है, 3000 वर्ष होता है। अब इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जीवों का जीवन काल और जीवन काल जो है वो शरीर के संरचना और आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अब हम लोग देखेंगे जनन। अब हम देखते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जनन। अब देखा जाए कि जनन जो होता है कोई भी जीव जीव से नया जीव, जीव से नया जीव जो बनता है इसी क्रिया को हम बोलते हैं जनन बोलते हैं या रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जनन बोलते हैं या हम फिर रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो जीवों में जनन। अब हम देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ये जनन हो जाएगा दो प्रकार का हो जाएगा, दो प्रकार का ये जनन हो जाएगा दो प्रकार का। एक हो जाएगा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब देखिए हम लोग अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन होता क्या है? तो अलैंगिक जनन होता है कि बिना गैमेट फ्यूजन के नए संतान उत्पन्न होने की क्रिया को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। सिंगल पेरेंट से नए जीव बनने की क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग अलैंगिक जनन में और देखते हैं हम लोग कि बिना मेल और फीमेल के नए जीव बनते हैं। तो इस तरह से हम इसको परिभाषा दे सकते हैं कि बिना गैमेट फ्यूजन के, बिना गैमेट फ्यूजन के नए जीव बनने की क्रिया को, बनने की क्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्लियर है? बिना गैमेट फ्यूजन के नए जीव बनने की क्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। इसी को हम लोग एक और देख सकते हैं कि सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट मतलब एकल जीव, एकल जीव द्वारा नए जीव बनने की क्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। सिंगल पेरेंट, एकल जीव के द्वारा नए जीव बनने की क्रिया को अलैंगिक जनन कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल में हम लोग देखें किसमें होगा ये, तो एक हम लोग देखते हैं मोनरा, मोनरा में, मोनरा, प्रोटिस्टा, लोअर एनिमल प्लांट्स ईटीसी का, इन सभी जीवों में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। अब हम लोगों को देखना है कि अलैंगिक जनन की क्रिया किन विधियों के द्वारा होती है। मेथड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
अलैंगिक जनन के विधि, अलैंगिक जनन के विधि, अलैंगिक जनन के विधि। अब हमें देखना है कि अलैंगिक जनन के विधि कौन सब हैं। अलैंगिक जनन के विधि कौन है? नंबर एक में हम देखते हैं फीजन मेथड। दूसरा देखते हैं हम लोग बर्डिंग मेथड। तीसरा देखते हैं फ्रैगमेंटेशन मेथड। चौथा स्पूलेशन मेथड। और पांचवा देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये 5 विधि हैं जिन विधियों के द्वारा जीवों में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। क्लियर है? अब यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब देखिए पहला हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग फीजन मेथड। इसमें माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा नए जीव बनते हैं। इस विधि में एक कोशिकीय जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव बनते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा नए जीव बनते हैं। अब किसमें होगा? एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, बैक्टीरिया है, ETC कर देते हैं। अब ये भी तुमके 2 प्रकार का होता है। फीजन भी 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का मतलब ये है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हो जाता है बाइंडिंग फीजन, एक होता है बाइनरी फीजन, और एक हो जाता है मल्टीपुल फीजन। ये 2 हो जाता है। मल्टीपुल फीजन, बाइंडिंग फीजन, बाइंडिंग फीजन में एक बार में सिर्फ 2 बनेगा और ये अनुकूल परिस्थिति में होगा, जबकि मल्टीपुल फीजन में एक बार में अनेक बनेगा और ये प्रतिकूल परिस्थिति में होगा। तो दूसरा हम लोग देखते हैं बर्डिंग। इसमें मुकुलन विधि कहते हैं हम लोग। इस विधि में बर्ड के द्वारा नए जीव बनते हैं। बर्ड के द्वारा नए जीव बनते हैं। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल देते हैं हम लोग ईस्ट है, हाइड्रा है। देखिए चूंकि ये क्लास 1 शॉर्ट क्लास है, इसलिए हम इम्पोर्टेंट बात को ही लिख रहे हैं। पूरा डिटेल जानने के लिए आपको इसका जो पूरा जो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा उसमें आपको देख लीजिएगा। अभी हम चूंकि 1 शॉर्ट क्लास में हम चाहेंगे कि एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर 1 को हम आप लोगों को समझा दें, इसको कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए हम आपको थोड़ा सा जो है जितनी मेन पॉइंट है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ये बर्डिंग के द्वारा जो रिप्रोडक्शन क्रिया होगी, तो इसमें क्या होगा, इस विधि में क्या होगा, बर्ड के द्वारा नए जीव बने। किसमें होगा? ये ईस्ट में होगा और हाइड्रा में होगा। फिर देखिए आप फ्रैगमेंटेशन खंडन द्वारा होता है। खंडन द्वारा टूट करके, कोई भी जीव अगर है, लॉवर जीव है, लॉवर ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें ये टूट करके बनेगा। जैसे इसके द्वारा किसमें हो जाएगा? एस्पायरोगारा में होगा, हाइड्रा में होगा। इसका देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा एस्पायरोगारा हाइड्रा हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप एस्पोलूशन देखिए,
एक्सप्लोशन, बीजाणु जनन। इस मेथड में स्पोर के द्वारा नए जीव बनते हैं। स्पोर के द्वारा, किसके द्वारा बनते हैं? स्पोर के द्वारा। स्पोर के द्वारा, स्पोर न्यू ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर जाएगा, डेवलप हो जाएगा। स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसमें हो जाएगा ये स्पोर के द्वारा बनेगा। ये तो देखिए शैवाल, अलगी और फंगी। अलगी और फंगी के कुछ जातियों में, सभी अलगी में नहीं होगा, कुछ अलगी के कुछ जातियों में होगा और फंगी के कुछ जातियों में स्पोर के द्वारा नए जीव बनेंगे। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन। अब देखना है कि ये जो किस प्रकार का जनन होता है। तो आप लोग जान लीजिए कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है, ये सिर्फ प्लांट में होते हैं। प्लांट में रूट से, स्टेम से, लीफ से नए पौधे बनने की क्रिया को प्लांट से, जैसे हम देखते हैं कोई प्लांट अगर है, यहाँ पर कोई प्लांट है। अब इस प्लांट के किसी पार्ट से अगर न्यू प्लांट बन गया, पार्ट ऑफ प्लांट, न्यू प्लांट हो गया, न्यू प्लांट। तो हम इसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इसका हम देखिए परिभाषा क्या दे देंगे हम लोग कि प्लांट के किसी कायिक भाग से नए पौधे बनने की क्रिया को कायिक जनन कहा जाता है। पौधे के किसी कायिक भाग से नए पौधे बनने की क्रिया को कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए कि जैसे जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ते द्वारा। जड़ द्वारा किसमें होगा? परवल, शकरकंद इत्यादि कर दीजिए। तना में आलू, ओल इत्यादि कर दीजिए। ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा, ब्रायोफाइलम। पत्थर चट्टा, ये पौधा ब्रायोफाइलम में पत्ते के द्वारा नया पौधा बन जाएगा। तो ये पादप प्रजनन जो है, पादप प्रजनन का ये जड़ से हो जाएगा, तना से हो जाएगा, पत्ते से हो जाएगा। अब देखिए हम इसके प्रकार को देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये टाइप लगा दी, टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दो प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दूसरा हो जाएगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखिए प्लांट में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्रिया होगी, ये दो विधि के द्वारा होगा। एक तो हो जाएगा नेचुरल, प्राकृतिक रूप से, और एक हो जाएगा आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से। हम प्राकृतिक रूप से देखते हैं, जड़, तना या पत्ते के द्वारा स्वतः नए पौधे उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं प्राकृतिक पादप जनन। और जब हम जड़, तना, पत्ते से हम नया पौधा उत्पन्न कराते हैं तो ये कहलाएगा कृत्रिम पादप जनन कहलाएगा। तो अब इसमें देखिए, ये तो जड़, तना से, जड़ से
तना से, पत्ते से स्वतः नए पौधे उत्पन्न होने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक पादप जनन बोलेंगे, प्राकृतिक पादप जनन बोलेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जड़ तना से पत्ते से नए पौधे उत्पन्न कराते हैं, तब इसे कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। इसके लिए देखिए हम लोग जैसे कलम विधि, उसके बाद देखिए हम लोग कटिंग विधि, इन विधियों को अपनाते हैं। कलम विधि और कटिंग विधि को अपनाते हैं हम लोग। कलम विधि और कटिंग विधि को, कलम विधि में हम लोग आम, अमरूद, कटिंग में हम लोग आलू, गन्ना इत्यादि, इसको हम लोग काट करके नया पौधा उत्पन्न करते हैं। क्लियर है ये? अब देखिए इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि पौधे के एक और बात को जान लीजिए कि पौधे में वह कायिक भाग जिससे नया पौधा उत्पन्न होते हैं स्वतः, हम उसको प्रोपैग्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपैग्यूल्स। या फिर हम देखते हैं पौधे के वह भाग जिससे नए पौधे उत्पन्न होते हैं उसे प्रोपैग्यूल कहा जाता है। यह विशेषकर तना के नोड होते हैं, तना के नोड या पर्व होते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया ये बात कि पौधे से नए पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं। तो पौधे से नए पौधे जड़ से, तना से या पत्ते से उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधे जो है अपने आप स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जबकि कुछ पौधे के कायिक भाग से हम नए पौधे उत्पन्न कराते हैं। तो कराएंगे तो कहलाएगा कृत्रिम। उसमें आ जाएगा कलम विधि, आ जाएगा कटिंग विधि, आ जाएगा। कलम हम लोग आम, अमरूद, नींबू वगैरह में कलम लगा करके नया पौधा उत्पन्न करते हैं। जबकि आलू हो, गन्ना हो, गुलाब हो, इसको हम लोग कट करके हम लोग उसका टुकड़ा बना करके नया पौधा उत्पन्न करते हैं। ये कहलाएगा हमारा कृत्रिम कायिक जनन कहलाएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, ये कायिक जनन का ये बात समाप्त हो गया। ये टॉपिक कायिक जनन से रिलेटेड जो बातें थी वो बता दिया आप लोगों को, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना को आप लोग याद कर लेंगे, आप लोग का बिल्कुल सारा का सारा सवाल प्रथम चैप्टर से आपका बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोगों को देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। अब हम जानेंगे कि लैंगिक जनन जीव में कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब युग्मक का संलग्न होता है तब जाकर के जायगोट बनते हैं और जायगोट से नए संतान बनते हैं। जैसे देखिए आप, ये मेल गैमिट है, मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट, दोनों गैमिट का संलग्न होगा तो बन जाएगा जायगोट।
और जायगोट डेवलप करेगा इम्ब्रियो में और इम्ब्रियो करेगा न्यू चाइल्ड में। अब देखिए, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, जायगोट, इम्ब्रियो और न्यू चाइल्ड। अब हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं हम लोग इसका, लैंगिक जनन का परिभाषा दे सकते हैं कि वैसे जनन जिसमें युग्मक, जिसमें नर एवं मादा युग्मक के संलग्न से युग्मनज या जायगोट बनते हैं और जायगोट विकसित होकर नए संतान में परिणत हो जाते हैं, तब इस क्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। इस क्रिया को लैंगिक जनन कहा जाता है। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं कि लैंगिक जनन में दो पेरेंट भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में क्या होगा? लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। दो जनक भाग लेते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? मेल तथा फीमेल दोनों मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं। अब यहां देखिए, मेल और फीमेल दोनों पेरेंट मिल करके तब संतान उत्पन्न करते हैं। क्लियर है ये बात? लैंगिक जनन क्लियर हो गया। अब देखिए, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन के प्रकार। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें हम देखेंगे बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन दो प्रकार का हो गया। यूनिसेक्सुअल एक लिंगी प्रकार, एक लिंगी प्रकार के जनन, और द्विलिंगी प्रकार के जनन, द्विलिंगी प्रकार के जनन। अब ये एक लिंगी प्रकार के जनन में मेल तथा फीमेल जो होंगे वो अलग अलग, मेल तथा फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल तथा फीमेल अलग अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको, देखिए एग्जाम्पल में ह्यूमन, कॉ, डॉग, बर्ड, etc कर दीजिए। इसमें क्या होगा? बायसेक्सुअल में क्या होगा? मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही शरीर में, मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही शरीर में होते हैं।
उसे बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होने वाले रिप्रोडक्शन को हम बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिया जो होती है वैसे जीव में होता है जिसमें मेल तथा फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही शरीर में होते हैं, उसे हम लोग बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसमें होने वाले रिप्रोडक्शन को हम बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में टीनिया सोलियम, अर्थवर्म और फ्लावरिंग प्लांट, ये सभी क्या होगा, बायसेक्सुअल हो जाएगा और इसमें बायसेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन क्रिया हो जाएगी। क्लियर है ये? चलिए अब देखना हम लोगों को अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिया जिस जीव में होता है उसमें कुछ घटनाएं, कुछ एविडेंट होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। देखा जाए जिस जीव में लैंगिक जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें कुछ घटनाएं भी होती है जो निम्न प्रकार हैं। निम्न प्रकार अब देखिए नंबर 1 में है फर्टिलाइजेशन। दूसरा है फर्टिलाइजेशन और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। निषेचन पूर्व, निषेचन बाद। अब देखना हम लोगों को है कि जो लैंगिक जनन की क्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिया होती है उसमें निषेचन से पूर्व की क्रिया क्या होती है, निषेचन की क्रिया क्या होती है और निषेचन के बाद की क्रिया क्या होती है। अब एक लाइन देखा जाए, पहले एक देख लीजिए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर गैमिट, मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट, ये बन गया जायगोट। जायगोट से इम्ब्रियो और इम्ब्रियो से बनता है न्यू चाइल्ड बन गया। अब ये जायगोट बनने की क्रिया को, ये जो युग्मनज बनता है, युग्मनज बनने की क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। अब निषेचन से पहले की क्रिया और निषेचन के बाद की क्रिया। पहले की क्रिया को निषेचन पूर्व की क्रिया, निषेचन पूर्व, और इसको कहते हैं निषेचन बाद। तो निषेचन से पहले और निषेचन के बाद की क्रिया। अब हम लोग को जानना, एक एक करके देख लें हम लोग। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग ये देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व। निषेचन से पहले होने वाली क्रिया को क्या बोलेंगे, निषेचन से पहले होने वाली क्रिया को निषेचन पूर्व क्रिया कहा जाता है। निषेचन से पहले होने वाली क्रिया को निषेचन पूर्व क्रिया कहा जाता है। अब देखिए इसके अंतर्गत, निषेचन पूर्व क्रिया के अंतर्गत, इस क्रिया के अंतर्गत दो बात आएगा। एक आ जाएगा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा आ जाएगा गैमिट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस और गैमिट ट्रांसफर। अब ये गैमेटोजेनेसिस जो होगा इसके अंतर्गत भी दो बात होगा। एक देखिए इसके अंदर मेल गैमेटोजेनेसिस और एक हो जाएगा फीमेल गैमेटोजेनेसिस।
फीमेल गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर देखिए स्पर्म का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? यहाँ पर स्पर्म बनेगा, स्पर्म, और यहाँ क्या बनेगा? ओवम। ओवम, स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा, तो ये गैमेट हो जाएगा। अब अगर हम लोग को देखना है कि अब ये स्पर्म ओवम के पास कैसे जाएगा, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट का, इसके बारे में देखिए, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। मेल गैमेट को किसी भी विधि के द्वारा फीमेल गैमेट के पास पहुंचने की क्रिया को गैमेट ट्रांसफर कहा जाता है। गैमेट ट्रांसफर कहा जाता है। जैसे भी स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा, स्पर्म को ओवम के पास पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल गैमेट कहेंगे। जैसे ही स्पर्म ओवम के पास पहुंचेगा, इसकी क्रिया क्या कहलाएगा? मेल गैमेट ट्रांसफर कहलाएगा। यहाँ पे गैमेट आएगा, यहाँ पर पहुंचेगा, स्पर्म ओवम पहुंचेगा, तो गैमेट को यानी मेल बॉडी से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट, फीमेल के ओवम तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगी? गैमेट ट्रांसफर कहलाएगा। अब जो गैमेट ट्रांसफर की क्रिया जो होती है वो कई विधियों के द्वारा होता है। जैसे गैमेट ट्रांसफर निम्न विधियों द्वारा, गैमेट ट्रांसफर देखिए, गैमेट ट्रांसफर निम्न विधियों के द्वारा होता है। निम्न विधियों के द्वारा होता है बाय एयर, बाय वाटर, या संपर्क के द्वारा, बाय कॉन्टैक्ट इसी करने, वायु के द्वारा हो जाएगा गैमेट का स्थानांतरण, जल के द्वारा होगा गैमेट का स्थानांतरण, या फिर कॉन्टैक्ट संपर्क के द्वारा होगा गैमेट का स्थानांतरण। ये बात क्लियर हो गया है। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट बनेगा भी और गैमेट का स्थानांतरण होगा। इतनी बात क्लियर है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को कि गैमेट का निर्माण, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाएगा? गैमेट ट्रांसफर। इतनी बात समझ में आ गया। गैमेट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? हवा के द्वारा होगा, जल के द्वारा होगा, या संपर्क के द्वारा होगा। अब हम लोग को देखना है निषेचन। अब देखिए निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब देखना निषेचन। तो हम लोग जानते हैं शुक्राणु, ये स्पर्म अगर है, यहाँ पर स्पर्म है, ओवम है, मिलकर बनेगा जायगोट। स्पर्म ओवम बन गया जायगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग बताते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के संयोग से जायगोट बनने की क्रिया को, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के संयोग से जायगोट बनने की क्रिया को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के प्रकार। निषेचन क्या हो जाएगा? निषेचन का प्रकार हो जाएगा यहाँ पर, निषेचन के प्रकार दो हो जाएगा। एक हो जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक हो जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो इसका एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसके इंटरनल में हो जाएगा ह्यूमन हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, इटीसी करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल में क्या होगा? फ्रॉग, फिश। इसमें देखिए जायगोट, एक्सटर्नल, इंटरनल। जब जायगोट का निर्माण बॉडी के भीतर होता है तो ये कहलाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जब जायगोट का निर्माण शरीर के बाहर होता है तो हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब इसमें होगा कि शुक्राणु अंडाणु का संलग्न शरीर के भीतर होता है, जबकि इसके अंदर शुक्राणु अंडाणु का संलग्न शरीर के बाहर होता है। तो जब जायगोट शरीर के भीतर बनेगा तो वो कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और जब जायगोट शरीर के बाहर बनेगा तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए आप देखते हैं अगला टॉपिक। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन बाद। देखिए फर्टिलाइजेशन, गैमेट फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में जायगोट बन गया। अब जायगोट के बाद के जो विकास होंगे उसी को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, जायगोट यहाँ बन गया, जायगोट, ये जायगोट बन गया, जायगोट। अब जायगोट से बनेगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो भ्रूण। तो हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट के बाद का जो प्रोसेस होता है, जायगोट के बाद की जो क्रिया होती है उसी को हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके अंतर्गत आते हैं इम्ब्रियोजेनेसिस, इम्ब्रियोजेनेसिस। तो एक लाइन में हम लोग बोलते हैं जायगोट से इम्ब्रियो बनने की क्रिया को, जायगोट से इम्ब्रियो बनने की क्रिया को, बनने की क्रिया को इम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है, कहा जाता है। अब इस इम्ब्रियो के बाद क्या बन जाएगा, न्यू चाइल्ड। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये सारा का टॉपिक समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ टर्म हैं जिसे मैं टर्म सिर्फ बता देता हूं, आप लोग इसका परिभाषा कर लेंगे, इसको डिफाइन खुद से कर लेंगे। जैसे देखिए आपको हम लोग देखते हैं कि जीवों में कुछ अवस्थाएं, एक जिस जीव में लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें कुछ अवस्थाएं आती है जो निम्न प्रकार हैं। जिस जीव में लैंगिक जनन क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें कुछ अवस्थाएं आते हैं जो निम्न प्रकार हैं, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा है सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज। आप देखिए जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, लक्षण की क्रिया होती है, वह एनिमल्स नहीं प्रकार के होते हैं, नए प्रकार के होते हैं। एक में देखिए ओविपेरस, दूसरा होता है विविपेरस। ओविपेरस अंडे देने वाले, सभी अंडे देने वाले को हम ओविपेरस कहते हैं, और बच्चे को जन्म देने वाले को हम विविपेरस कहते हैं या मैमेलिया कहते हैं। बच्चे जन्म देने को हम विविपेरस या मैमेलिया कहते हैं। जैसे इसके अंदर हो गए अंडे देने वाले, इसमें हो गए बच्चे को जन्म देने वाले। इसको हम लोग स्तनधारी भी कहते हैं, स्तनधारी या मैमेलिया कहते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ मैमेलिया भी दो प्रकार का होता है। टाइप ऑफ मैमेलिया, प्राइमेट, नॉन प्राइमेट। जो प्राइमेट होते हैं इसमें एमसी क्रिया होती है, इसके फीमेल में एमसी की क्रिया होती है।
होती है। इसके फीमेल में ऑस्ट्रस साइकिल या मध्य चक्र क्रिया होती है, बस यहाँ तक ये 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 1 जीवों में प्रजनन पूरा का पूरा समाप्त हो गया। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, याद करेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर इस चैप्टर में आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न इस चैप्टर से अब नहीं छूटने वाला है, अगर आप ध्यान से एक बार भी पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।